आज हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की आणविकता। इसका मतलब है किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो कितने मोल हैं, उनके मोल पे क्या डिपेंडेंसी है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम जानते हैं कि हम कैसे, ये जो है ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ इस इक्वेशन को या इस बैलेंस इक्वेशन को देखकर, किसी भी केमिकल इक्वेशन के बैलेंस को देखकर मैकेनिज्म यानी कि इसकी अभिक्रिया की विधि नहीं बता सकते। रिएक्शन विच गेट कंप्लीटेड इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो कि सिर्फ एक स्टेप में पूरी हो जाती हैं उनको प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑक्योर इन वेरियस स्टेप्स द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जब ऐसी प्राथमिक रिएक्शन जब एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं तब इसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, जो कॉलिजन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑक्योर ड्यू टू कॉलिजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम मॉलिक्यूल और आयन विच ईच अदर। हमको मालूम है कि कोई भी रिएक्शन कब होती है, जब उसमें रिएक्टिंग स्पीसीज यानी जो रिएक्शंस करने वाले स्पीसीज हैं, जैसे एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या आयन जो है वो एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं यानी टकराते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज विच कोलाइड टुगेदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन टू गिव प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब है कि जब भी नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब जैसे हमने एटम आयन की बात की, ये जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एलिमेंट्री रिएक्शन में प्राथमिक अभिक्रिया होती है तो एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि ये आपस में एक या दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं और इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। दिस नंबर इज डिटरमाइंड बाय बैलेंस इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल रिएक्शन देन विल बी ऑब्टेन एज गिवन बिलो। अगर हम एक नॉर्मल रिएक्शन को देख के हम क्या करें, इस मॉलिक्यूलरिटी के नंबर निकालना चाहें तो क्या है, हियर वी एड ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी हमको निकालना, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो अगर हमको पहली वाली इक्वेशन NH4NO2 लिखा है, अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालें, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, नाइट्रोजन और H2O के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या दी है, एक दी है। कैसे पता चला कि इसमें जो है NH4NO2 ये एक पूरा का पूरा एक रिएक्टेंट है और इस पूरे के पूरे रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही है NH4NO2, ये एक पूरा मॉलिक्यूल। इसका यहाँ पे ना तो 2 लगा है, ना 3, ना कुछ और, तो इसका मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। नीचे है 2N2OH, इससे 4NO2 प्लस O2 बन रहा है, तो यहाँ पे देखो N2OH जो रिएक्टेंट है इसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। अब 2NO प्लस O2, तो यहाँ पे 2NO के 2 मॉलिक्यूल हैं और प्लस O2 का 1 मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 + 1 = 3, ठीक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलरिटी निकाला जाता है। अब हमको देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। देखो इसमें आपको कुछ दिया हुआ है कि 2 and 3 मॉलिक्यूलरिटी आर कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। जो 2 या 3 मॉलिक्यूलरिटी दिखाते हैं उनको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। बाई मॉलिक्यूलर यानी अगर एक ही है तो यूनिमॉलिक्यूलर, अगर 2 दिखा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी तो बाई मॉलिक्यूलर, और 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। अब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर अदर देन मॉलिक्यूलरिटी फॉर केमिकल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक तरीके से ये अभिक्रियाओं को दिखाने के लिए एक प्रकार का व्यक्त करने के लिए एक नई यूनिट है जिसको हम मॉलिक्यूलरिटी के अलावा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एज वी नो इज डिटरमाइंड बाय दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होती है एक निश्चित समय के बाद जो है वो उसमें चेंज होता है, तो उससे हम क्या व्यक्त करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल है कि हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो वही चीज कही गई है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहे हैं वो किस में चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, एटम हैं, उनके नंबर पे चेंज हो रहा है। तो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर में जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और सम ऑफ पावर ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज रेट लॉ एक्सप्रेशन।
और रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब दर नियम व्यंजक से हमको मालूम है कि इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की जो एक्टिव मास के हम बारे में हम पढ़ चुके हैं। रिएक्टेंट के एक्टिव मास के घातों के योग के बराबर होता है, इनकी जितनी पावर होगी उसके योग के बराबर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो उसके क्रियाकारी अणु हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, और ये दर नियम व्यंजक के जरिए हम क्रियाकारक की घातांक के योग के इक्वल इसको दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे कैपिटल ए जो है इसका एक्टिव मास ए माना है, कैपिटल बी जो है उसका एक्टिव मास बी माना है, फिर सी और डी जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो सपोज फॉर द रिएक्शन द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एज गिवन बिलो। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के जरिए हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं, आर इज इक्वल के AMBN। तो ए क्या है, ये रिएक्टेंट है और बी भी दूसरा रिएक्टेंट है। तो इनका ये एक्टिव मास हमको पता है, ब्रैकेट में एक्टिव मास लिखते हैं, तो इनके ब्रैकेट में एक्टिव मास लिख करके इनकी जो पावर है यानी इनकी जो घात है उसके ये इसके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देयरफॉर अबव इक्वेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन M+N। तो हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बताएंगे, M+N। M और N क्या है, रिएक्टेंट की पावर है। ठीक है, तो इनका जो योग होता है, इनका जो सम है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में M होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में N होगा। अब है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आयन ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एटम मॉलिक्यूल और आयन के नंबर को दिखाती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये उन एटम मॉलिक्यूल और आयन को दिखाती है जिनका अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ता है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ये हमेशा उसके बराबर होती है जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। इट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। ये हमेशा एक पूरी की पूरी इंटीजर वैल्यू होती है। इट इज कैन नॉट बाय जीरो फ्रैक्शंस और नेगेटिव, ना तो ये जीरो हो सकती, ना फ्रैक्शन ना नेगेटिव। इट मे बी जीरो, फ्रैक्शन और नेगेटिव वैल्यू, ये तीनों हो सकती है। इट इज सजेस्टेड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये किसी भी रिएक्शन की स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स को शो करती है। इट इज एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ एंड डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एक प्रकार का प्रायोगिक नंबर है और ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। इट इज रिलीज्ड टू द स्पेसिफिक स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के किसी एक निश्चित स्टेप पर ही रिलीज होते हैं और ये एंटायर यानी कि पूरी की पूरी रिएक्शंस पे शो हो सकते हैं। इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रिएक्शन। इसको इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं, और ये जो है उसको इक्वेशन देख के नहीं बता सकते, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जरूरत होती है। इट इज गिवन मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को दिखाती है। इट इज रिलेटेड द केमिकल काइनेटिक टू द ऑफ द रिएक्शन, और ये रिएक्शन के केमिकल काइनेटिक से संबंधित होती है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। ये रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन से इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। और स्पेसिफिक काइनेटिक इक्वेशन इज रिलेटेड टू द ईच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन the rate of reaction is released to the concentration। तो ये रिलेटेड होती है कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन से। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी जिस स्टेप में हम किसी भी रिएक्शन का रेट बता सकते हैं उस स्टेप में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या फिर समाकलित दर समीकरण क्या होता है। तो रेट लॉ एज आर इज इक्वल के AMBN। तो ये रेट लॉ है, इसके जरिए हम रेट को निकालते हैं। इट इज कॉल्ड डिटरमाइनिंग रेट लॉ। इसी को हम अवकलन दर नियम, डिफरेंशियल रेट लॉ यानी अवकलन दर नियम कहते हैं। दीज डिस्क्राइब कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो है अभिक्रिया की दर की सांद्रता पर निर्भरता, यानी किसी भी रिएक्शन की रेट किस तरीके से कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है उसको शो करता है। इट इज नॉट ऑलवेज convenient to determine the
instantaneous rate as it is measured by the determination of slope of the tangent and point t is concentration versus time plot। तो हम क्या कहते हैं, जैसा कि हमको पता कि जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है यानी तात्क्षणिक जो दर होती है उसका निर्धारण हम आसान नहीं होता। इसका जो वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन पे और समय के बीच में आप एक ग्राफ खींच सकते हैं और टी एक पॉइंट होता है जिसमें एक लाइन खींची होती है, उसके ढाल से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, This makes it difficult to determine the rate law and hence the order of reaction। इसलिए यहाँ पे difficult होता है rate law और order of reaction को निकालना। In order to avoid the difficulty, इस difficulty को दूर करने के लिए the determining rate equation is integrated to get integrated rate reaction। इसलिए इस difficulty को दूर करने के लिए integrated rate equation बनाई गई। This equation gives the relation between concentration at different time and rate constant। और इस concentration को इसमें relation बताया गया है concentration और रेट कांस्टेंट के बीच में अलग अलग समय पे। वन कैन इजीली फाइंड आउट द वेलोसिटी कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ और रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ मेजर एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा के जरिए वेलोसिटी कांस्टेंट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंट फॉर द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अलग अलग रिएक्शन में जो डिफरेंट ऑफ ऑर्डर रिएक्शन होती है उनके लिए अलग अलग होता है। दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर डिस्क्राइब हियर। तो यहाँ पे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसको डिस्क्राइब किया है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, reaction in which the rate of reaction is directly proportional to zero power of the concentration of reaction। ऐसी रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन यानी जिनकी अभिक्रिया की दर रिएक्टेंट की जीरो घात पे निर्भर करती है, यानी कि रिएक्टेंट की पावर जीरो हो उस पे निर्भर करती है। अब रिएक्टेंट की जीरो पावर पे निर्भर करती है, इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करती। whose rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant are called zero order reaction। इसलिए ऐसी रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट की जीरो घात पे या उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। आगे इसको हम कल पढ़ेंगे।